आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोगों ने जो पहले बात की वो विस्कोसिटी के बारे में बात की थी। तो विस्कोसिटी को मैंने उस टाइम बताया भी था आपको कि हम बात करें विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना, या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। जितने भी ये सारे की सारी टर्म्स है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है विस्कोसिटी को ही, है ना, या फिर हम यूँ कहें कि डायनेमिक विस्कोसिटी को। इसके बाद एक जो हमारे पास एक दूसरे टाइप के विस्कोसिटी जिसके बारे में बात करते हैं वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी वैसे अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज बोले तो मतलब बहुत कुछ इसमें ज़्यादा नया नहीं है। जनरली क्या होता था कि अपने कई बार अपन जब कैलकुलेशन पर्पस करते थे तो अपने पास में ये जो म्यू अपॉन रो एक टर्म कई बार फ्रिक्वेंटली यूज होती है अपने E202 के अंदर। तो इस टर्म को सिंप्लीफाइड करने के लिए म्यू अपॉन रो को उन्होंने सिंपली इंजीनियर्स ने या साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया, गामा से डिनोट किया और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको कहा। तो अगर हम डेफिनेशन यहाँ से देना चाहे तो हम लोग सिंपली डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का अनुपात होता है। यानी कि किसी तरल के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी उस तरल की डायनेमिक विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी का अनुपात होता है। सिंपली हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इसको। यानी कि जो हमारा गामा होगा वो क्या होगा, म्यू बाई रो सिंपली। तो किसी भी अगर हो सकता है न्यूमेरिकल में कई बार जैसे आपको सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव दे दे कि आपके पास किसी तरल के लिए, पर्टिकुलर तरल के लिए डायनेमिक विस्कोसिटी का मान इतना है और डेंसिटी का मान इतना है, तो सिंपली आप कैलकुलेट कीजिए उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है और यूनिट का स्पेशली ध्यान में रखना है कि वो किस यूनिट में आपको आंसर पूछ रहा है। ये सॉल्यूशन में जो 4 ऑप्शन अपने पास है MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, तो उनमें से कौन सा उन चारों आंसर्स में कौन सी यूनिट के अंदर आपका आंसर दिया गया है। एक चीज़ तो ये। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। कई बार यूनिट पूछ लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वहाँ पे अपन को क्या करना है, सिंपली विस्कोसिटी की यूनिट हम लोगों ने कल कैलकुलेट की थी, सिंपली अपना kg/m/s। बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तरल की जो डेंसिटी होती है वो उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होती है। तो सिंपली जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो क्या होगी, kg/m³। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यू पुट अप करनी है। यहाँ पे म्यू जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट होगी हमारी kg/m/s और जो डेंसिटी है उसकी यूनिट होगी kg/m³। इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने तो अपने पास क्या है, गामा की यूनिट मीटर/s। यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर हमें कोई पूछे कि निम्न में से काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा मीटर/s। ठीक है, ये तो हुई अपने MKS पद्धति के अंदर, मतलब है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स के अंदर अगर हम बात करें। जनरली जो यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है वो अपना CGS पद्धति जो होती है उसके अंदर आंसर आता है अपना। जैसे अगर बात करें CGS पद्धति में, मीटर को अपन लोग किस में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में, और जो टाइम है सेकंड को हम लोग किस में लिखते हैं, CGS में भी सेकंड के अंदर ही। तो बेसिकली ये जो मीटर/s है, अगर ये इसको तो हम लोगों ने MKS पद्धति में डिनोट कर रखा है। अगर हम चाहें तो इसको CGS जो पद्धति होती है उसके अंदर भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग मीटर को किस में डिनोट करेंगे, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर/s है, सेंटीमीटर/s को ही हम स्टोक कहते हैं। तो बहुत बार आपके रेलवे में भी ये सवाल पूछा गया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक निम्न में से क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टोक लिखा हुआ रहेगा या तो आंसर में, या फिर आंसर में आपको लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे सेंटीमीटर/s, किसी भी एक ऑप्शन में। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्या होता है कि वो सिंपली आपको पूछेगा कि निम्न में से डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या यूनिट है या विस्कोसिटी की क्या यूनिट है। तो अगर वो सिंपली अगर खाली विस्कोसिटी लिखता है तो हमें फिर बात करनी है वो क्या पूछना चाह रहा है, बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमने कल बात की थी। यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल अगर विस्कोसिटी की बात करेगा तो हम बात करेंगे kg/m/s, या फिर हम कहेंगे कि जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है पॉइस। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक क्या है, तो हमें बताना है कि वहाँ पे स्टोक होता है या सेंटीमीटर/s रहता है। तो इसका अपन को स्पेशल ध्यान में रखना है। ये तो बात हुई अपने विस्कोसिटी की और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अब जो इस एरिया से जो विस्कोसिटी से जो सबसे ज्यादा इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है विस्कोसिटी पे तापमान का प्रभाव। यानी कि हम यूँ कहें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, यानी कि तापमान के साथ साथ हमारे विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। आपके 6 नंबर का सवाल पूछा था एक बार 4 नंबर का शॉर्ट नोट में सवाल पूछा था। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर तो जो अपना सिंपल 1 नंबर का सवाल आता है, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया सवाल है।
तो सवाल किस तरीके से पूछा गया है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के सवाल के हिसाब से, तो सवाल पूछा जाता है कि विस्कोसिटी पे तापमान के प्रभाव को समझाइए। तो ये सवाल डिपेंड करता है आपका 4 नंबर का है 6 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है तो सिंपली ये कहता है कि किसी तरल का तापमान बढ़ाने पर, जैसे किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी में क्या परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसकी विस्कोसिटी घटेगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या नॉन ऑफ दीज, जो भी चारों में से एक अपना आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो इसको सवाल अगर अपने पास आता है तो अपन को इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से अपन को इसको एनालिसिस करना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा जो फ्लूइड है, जो तरल है हमारा, तो बहता है, तो बहने के मार्ग में जो रुकावट है, बेसिकली जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वही क्या कहलाता है हमारा, विस्कोसिटी कहलाता है, शांता कहलाता है। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जितनी ज्यादा शांता होगी, है ना, इसका मतलब क्या है कि तरल को उतना ही ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है फ्लो करते टाइम पे। यानी कि तरल जब बहेगा तो अगर प्रतिरोध का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उस तरल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे हमने चर्चा की थी पहले भी कि जैसे अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी के लिए विस्कोसिटी के लिए पानी के जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस का उसको कम सामना करना पड़ता है, जो कि बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया एक तरीके से। तो वो क्या कहलाता है, पानी के लिए जो अपना विस्कोसिटी कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर हम सेम टाइम बात करें पारे के केस में, तो पारे के लिए विस्कोसिटी का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, कहीं पानी यूज करते हैं, कहीं पारा यूज करते हैं। जैसे थर्मामीटर की बात करते हैं तो थर्मामीटर में हम लोग पारा यूज करते हैं, पानी यूज नहीं करते हैं। और अगर वेंचुरीमीटर की बात करें तो वहाँ जनरली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड्स करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो थर्मामीटर में जो वहाँ पे जो पारा यूज करने का जो सिंपली पर्पज है कि अपना जो पारे की जो थर्मामीटर की जो हाइट है, जो लिम की जो हाइट होती है, वो जितनी अपन को अगर पारा रहेगा तो अपन को वो हाइट एक तरीके से कम मिलेगी, तो अपन को थर्मामीटर की जो लेंथ है वो एक तरीके से अपने पास क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर अपन पानी ले तो पानी क्या होगा, फटाफट रेज करेगा, फटाफट मूव करेगा। ठीक है, तो अपने को ज्यादा रीडिंग आएगी उतना, तो अपन को उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, एक चीज तो ये। बाकी इसके अलावा डेंसिटी ज्यादा होती है, अपने को रीडिंग ज्यादा जो पारा होता है वो ज्यादा क्लियर कट अपन उसको विजुअलाइज रीडिंग को रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेपर प्रेशर भी पारे का कम होता है। तो डिफरेंट रीजन है, उसकी वजह से अपन पारा यूज करते हैं। तो डिपेंड करेगा, अगर हमें किसी भी तरल की प्रॉपर्टी पता हो, यानी कि चाहे पानी यूज करें, चाहे पारा यूज करें, या केरोसिन यूज करें, या कोई और कोई ऑयल यूज करें, तो अगर हमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पता होगी तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लूइड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोसेस के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, जैसा भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि विस्कोसिटी तापमान के साथ में किस तरीके से चेंजेस होती है। पहले हम बात करेंगे लिक्विड के सेंस में। तो लिक्विड के सेंस में बात करें अगर हम, तो आप जैसे अगर हम किसी लिक्विड का तापमान बढ़ाएं, ठीक है, लिक्विड यानी कि सपोज करो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, पानी का एग्जांपल लिया मैंने, और पानी का मैंने तापमान बढ़ाया। ठीक है, तो पानी का तापमान बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी घटेगी, बढ़ेगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो रहेगा। तो बात करते हैं जैसे पानी की, तो पानी का जनरली जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है इस जगह, पानी का जो तापमान बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा तो पानी के लिए क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं उसका मान क्या होता है पानी के लिए। जैसे दो तरह के हमारे पास, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, एक हमारे पास होता है कोहेसिव फोर्सेस, एक होता है हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, एक होता है आसंजक बल, एक होता है सहसंजक बल। तो हम लोग जो कोहेसिव फोर्सेस की बात करते हैं, यानी कि जैसे पानी है, पानी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, एक तरीके से अट्रैक्शन लग रहा है। तो पानी जो सिमिलर जो कोई एक लिक्विड होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोहेसिव फोर्सेस। यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो पानी फ्लो करता है तो पानी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो पानी अगर सपोज करो हम बात करें कि हम लोगों ने स्टैटिक कंडीशन में, साम्यावस्था की कंडीशन में है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, पानी का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। पानी के लिए क्या होगा, उसके कोहेसिव फोर्सेस का मान क्या होना लगेगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी के लिए कोहेसिव फोर्सेस का मान कम होना स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक बल लग रहा था, उस बल का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे बल का मान धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये जो दो अणु हैं वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल का मान कम होगा तो अणु एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये दो अणु एक दूसरे से दूर दूर होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि जब दो अणु एक दूसरे के पास पास है, जब तो उनके बीच में क्या होगा, हमारे एक तरीके से रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होंगे तो रेजिस्टेंस और कम लगेगा, और अणु दूर दूर होंगे तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो पानी जब पानी के डिफरेंट जब मॉलिक्यूल्स हैं और हम लोग पानी के
पानी के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स का मान कम होता है यानी कि कोहेसिव फोर्सेस का मान कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी के केस की बात करें हम, या फिर हम लोग किसी और कोई लिक्विड ले सकते हैं, हम लोग पारे की बात करें कि पारे के केस में भी क्या होगा, अगर हम लोग पारे का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं, तो पारे के लिए भी क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेज है, उस कोहेसिव फोर्सेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड के केस में हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने कोई एग्जांपल लिया जैसे पानी। ठीक है, और पानी के लिए जो उसके जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो पानी के लिए कोहेसिव फोर्सेस का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी के लिए कोहेसिव फोर्सेस का मान कम होगा तो इसका मतलब क्या है, जो अणुओं के बीच में एक तरीके से प्रतिरोध कम लगेगा। ठीक है, प्रतिरोध कम लगेगा यानी कि अणु एक दूसरे से क्या हो रहा है, जैसे कोहेसिव फोर्सेस का मान घटा तो अणु एक दूसरे से दूर दूर हुए, अगर अणु एक दूसरे से दूर दूर है तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिरोध भी कम लगेगा। अगर हमारा प्रतिरोध कम लगेगा इसका मतलब हमारी शांता भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि शांता क्या है, बेसिकली जो तरल के मार्ग में, बहने के मार्ग में जो रुकावट है, बेसिकली जो प्रतिरोध है, जो एक तरीके से हम यूं कहें कि रेजिस्टेंस विच इज जो वो रेजिस्टेंस जो कि क्या करता है कि तरल को फ्लो करने से क्या करेगा, एक तरीके से मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, शांता कहलाता है। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जैसे ही लिक्विड के केस में किसी लिक्विड का तापमान हम बढ़ाते हैं, उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस का मान कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्सेस का मान कम हो जाता है यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो सहसंजक बल का मान जो कम हो जाता है, तो अगर सहसंजक बल का मान कम हो जाता है लिक्विड के अणुओं के बीच में, तो क्या होता है, वहाँ पे अणु एक दूसरे से दूर दूर होने की कोशिश करता है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे जब लिक्विड फ्लो करता है या फिर जो हमारा जो लिक्विड है, उस लिक्विड के लिए क्या होगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध कम हुआ इसका मतलब शांता भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी लिक्विड की। फिर बात करते हैं हम लोग गैस के सिनेरियो के अंदर की। गैस के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग सपोज करो किसी गैस का तापमान बढ़ाएं, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो गैस की बात करते हैं, जैसे गैस के जो सपोज करो अगर हम लोग किसी कोई गैस है और हम उस गैस को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी उसको हीटअप कर रहे हैं, यानी उसका धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे गैस का क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्सेस का मान तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के जितने भी जो कणस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली रैंडम मोशन करते हैं, मतलब इधर उधर ऐसे करके उनका क्या होता रहता है, लगातार मोशन होता रहता है। क्यों ऐसा मोशन होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कम होता है, तो वो आपके फ्रीली ज्यादा मूव कर पाते हैं। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्सेस का मान बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल आपके फ्रीली उतना मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके दोनों मॉलिक्यूल के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो दोनों को एक तरीके से बांधे हुए रख पा रहा है। लेकिन गैस के केसेस में क्या होता है, ये अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल अपने फ्रीली मूव करते हैं। हम यूं कहें कि मतलब रैंडम मोशन कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी ऐसे मतलब वो भागने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, गैस का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो जो फोर्स का मान और भी कम हुआ उनके बीच में, आकर्षण बल का मान और भी कम हुआ, और वो मॉलिक्यूल जो पहले से ही रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, और ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया। यानी कि वहां पे एक तरीके से क्या होगा, मॉलिक्यूलर एगिटेशन होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर उधर एक तरीके से रैंडमली मोशन करने लगेंगे। इस वजह से क्या होगा, जब वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली मोशन करने की कोशिश करेंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो इस तरह जो सारे मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से तो उस टाइम क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, फ्रीली जब मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका गैस का मोशन के अंदर एक तरीके से दिक्कत आएगी। तो वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो प्रतिरोध है, वहां पे क्या हो गया, एक तरीके से तापमान बढ़ाने पर गैस का वो प्रतिरोध, अणु के बीच में वो प्रतिरोध एक तरीके से बढ़ गया। तो जैसे ही गैस का जो अगर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ा यानी कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ा, इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि गैस के केस में जब अपन ने तापमान बढ़ाया तो गैस के लिए विस्कोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इसको हम लोग आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। जैसे गैस के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर को जैसे गैस के लिए राइज करेंगे तो मॉलिक्यूलर एगिटेशन अपना बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर एगिटेशन बढ़ा इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो इसका मतलब विस्कोसिटी कम होगी। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर हमें थ्योरी के अंदर सवाल पूछा जाता है कि विस्कोसिटी पे तापमान के प्रभाव को समझाइए, तो हमें लिक्विड का केस भी डिस्कस करना है और साथ में गैस का केस भी डिस्कस करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है तो सिंपली सवाल पूछा जाएगा किसी लिक्विड के लिए का तापमान बढ़ाने पर उसके विस्कोसिटी क्या होगी, तो सही आंसर होगा उसकी विस्कोसिटी घटेगी। इसी तरह अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस का तापमान बढ़ाने पर निम्न में से उसकी गैस का तापमान बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी
क्या होगा? तो 4 ऑप्शन रहेंगे अपने पास, विस्कोसिटी घटेगी, बढ़ेगी या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नन ऑफ दिस, ऐसे करके आंसर रहता है। तो गैस के केसेस में क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटेगी, जबकि लिक्विड के केस में तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी गैस के केस में तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ेगी और लिक्विड के केस में तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है, इसको हम लोग एक जो छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ से भी आप लोग समझ सकते हैं। कई बार ये जो यहाँ पे अगर ऐसा सवाल आता है इस तरीके का, तो फिर वहाँ पे लिक्विड मेंशन नहीं होगा, आपको ये पूछेगा निम्न में से लिक्विड के लिए कौन सा ग्राफ ठीक है। तो लिक्विड के केस में हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ मैंने इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे विस्कोसिटी को डिनोट किया और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को डिनोट किया, और आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो जो पहला ग्राफ है उस केस में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी विस्कोसिटी घट रही है। ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ रहा है लिक्विड के केस में, वैसे वैसे हमारी क्या हो रही है, विस्कोसिटी घट रही है। ये पहले ग्राफ से हम लोग आराम से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अपना टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे क्या है, विस्कोसिटी। तो जैसे जैसे हम लोग इसको ग्राफ को अगर एनालिसिस करें तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो पहला ग्राफ हमारा किसको डिनोट कर रहा है, लिक्विड को डिनोट कर रहा है। दूसरा जो हमारा ग्राफ है, उस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो जो एक्स एक्सिस है वो भी टी यानी कि टेम्परेचर को डिनोट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो विस्कोसिटी को डिनोट कर रही है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपकी विस्कोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ है वो किसको डिनोट करता है, हमारा गैस को डिनोट करेगा। तो ये तो बात हुई इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इधर हमने लिक्विड के केस की भी बात की और हमने गैस के केसेस की भी बात की। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है पास्कल्स लॉ। हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में। तो पास्कल्स लॉ की अगर हम बात करें तो अगर हम जो पास्कल ने जो लॉ दिया वो कब, किसका सिनेरियो है ये, कि जब हमारा कोई लिक्विड साम्य अवस्था की कंडीशन में हो, यानी कि कोई स्टैटिक फ्लूइड, जैसे मैं बात करूं कि कोई से कटोरी है या फिर कोई बाल्टी, मान ले बकेट ले लेते हैं अपन, और बकेट के अंदर हमारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक लिक्विड है और लिक्विड क्या है हमारे पास इस टाइम पे, पानी है। तो जब वो पानी किसी बाल्टी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एकदम स्थिर अवस्था में, साम्य अवस्था की कंडीशन में, पानी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस टाइम पे अगर हम बात करें कि पानी के जो डिफरेंट जो एक तरीके से पानी पे जो प्रेशर लगेगा अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि मैं बात करूं अगर एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की या जेड एक्सिस की, तो तीनों डायरेक्शन के अंदर जो पानी का जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पास्कल ने यही कहा कि अगर कोई तरल जो स्टैटिक फ्लूइड है, अगर उस स्टैटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर या फिर इंटेंसिटी और प्रेशर क्या होती है, सभी डायरेक्शंस में सेम रहती है। यानी कि कोई अगर तरल है वो साम्यावस्था की कंडीशन में है तो उसका सभी दिशाओं के अंदर उसका दाब या दाब की तीव्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, ये पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जैसे सपोज करो कोई हमारा तरल है, तरल पे एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारे पास प्रेशर लग रहा है पी एक्स, अगर हम लोग प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, और वाई एक्स डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है पी वाई, और जेड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है पी जेड। तो चूंकि पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं निष्कर्ष। यहाँ पे कंक्लूजन क्या रहेगा कि जो हमारा जो पी एक्स है वो पी वाई के बराबर होगा, पी वाई पी जेड के बराबर होगा, और ये सारे के सारे मिला के किसके बराबर है, एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि प्रेशर को अगर हमने पी से डिनोट किया है तो हर एक दिशा में दाब या दाब की तीव्रता, प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहता है फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग किसके केस की बात करें, स्टैटिक फ्लूइड की, यानी कि लिक्विड जो हमारा है वो स्थिर अवस्था के अंदर है, वो लिक्विड उस टाइम क्या हो रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। अगर फ्लो कर रहा होगा तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, प्रेशर की डिफरेंट होगी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, साम्य अवस्था की कंडीशन की, स्थिर अवस्था की कंडीशन में जब लिक्विड है तब का ये सीन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पास्कल लॉ। कई बार शॉर्ट नोट में ये सवाल पूछ लेता है या फिर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, तो निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन पास्कल लॉ को प्रदर्शित करता है, ठीक है, डिस्प्ले करता है। तो उसका जो आपको ऑप्शन में मिलेगा पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू पी, ये आपका जो अगर जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कई बार पूछ लेते हैं कि पास्कल लॉ में जो ये पी एक्स पी वाई प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कौन से केस के लिए मतलब वैलिड करती है। तो सही आंसर होगा किसके लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए वैलिड करता है ये वाला कंक्लूजन। अगर डायनेमिक फ्लूइड होगा, हमारा फ्लूइड अगर मूव कर रहा है या किसी पाइप में बह रहा है, तो फिर ये एक्सप्रेशन वहाँ पे वैलिड नहीं होगा उस केस के दौरान। ठीक है, फिर बात करते हैं हम यहाँ से जो इस वाले जो टॉपिक से ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कई बार बोर्ड में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस एरिया से एक दो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लेते हैं। जैसे प्रेशर के सिंबल में प्रेशर के बारे में जनरल सवाल पूछा जाता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय दाब का मान कितना है।
चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही आंसर हमारा रहेगा 1.01325 बार। ये हमें ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1.01325 बार। ठीक है, अगर किलो पास्कल में होगा तो मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग बार को किस तरीके से किलो पास्कल में चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपली समझिए कि हमारे पास जैसे प्रेशर सपोज करो 1 बार है, तो 1 बार कितना होता है 100 किलो पास्कल है। ये सवाल आपके रेलवे में पूछा गया सवाल है, जिसमें सिंपली उन्होंने पूछा था कि 1 बार किसके बराबर होता है निम्न में से। तो सही आंसर में आपको कितना मिलेगा 100 किलो पास्कल। अगर आपको 100 किलो पास्कल नहीं मिलता है तो आंसर में क्या मिलेगा 100 तो रहेगा ही रहेगा। पास्कल का मतलब क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हैं, पास्कल क्या होता है दाब को डिनोट कर रहा है, तो दाब का एक मात्रक हो गया पास्कल। तो निम्न में से दाब का कौन सा मात्रक है, तो सही आंसर हो जाएगा वहां पे पास्कल। इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसको हम लोग जैसे प्रेशर को सिंप्लीफाइड करना चाहे, हमें प्रेशर की यूनिट हमें नहीं पता है तो हम लोग प्रेशर की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर बेसिकली क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एरिया को हम लोग किसमें मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की यूनिट सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है पास्कल। तो सिंपली आपको कई बार जो मैंने जैसा कि मैंने अभी बताया था पहले कि निम्न में से दाब की कौन सी एक यूनिट है, तो आपको हो सकता है आंसर में पास्कल मिले या बार मिले, या बार किसकी यूनिट होती है, तो सही आंसर हो जाएगा दाब की। दोनों तरीके से आपको किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करें कि 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल होता है, किलो मतलब 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और पास्कल का मतलब आपने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं 100 तो एज इट इज, और किलो की जगह हम लोगों ने कितना लिखा 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपन लोगों ने एज इट इज लिखा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो बेसिकली 1 बार इज इक्वल टू कितना है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाए जिसमें कि ये पूछा जाए कि 1 बार किसके इक्वल है निम्न में से, तो आपके पास सही आंसर होगा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 5 पास्कल। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सवाल है तो बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से वायुमंडलीय दाब का की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.01325 बार होती है। अगर यहाँ पे अगर पास्कल में आपको आंसर पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है 1 बार को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा। तो 1.01325 को अगर हम लोग 100 किलो पास्कल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा पास्कल के अंदर या फिर किलो पास्कल के अंदर, जैसे आप सिंप्लीफाइड करना चाहें।